कहानियों से घिरे हुए हैं हम। कुछ आपकी है और कुछ हमारी। कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिससे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं अप्रैल की बारिश, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सामल, नैरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी एपिसोड, चाय की प्याली। देखा था जब मैंने पहली बार तुम्हें, तो मेरे अंदर टूटी थी एक जंग और न जाने मचे थे कितने शोर कि अब इश्क कर बैठूं इस हुस्ने जहां से, या फिर एक पल बैठूं और आंखें भर देख लूं इसे थोड़ा और। ये वो नज्म है जो मेरे अनकहे अल्फाजों ने कहे थे उस दिन मॉल में, जब मैं पहली बार उस ट्रायल रूम के सामने मिरर पे अमृता को देखा था। और अगर आप इस उलझन को सुलझाने में व्यस्त हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं बस आपको इतना कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं अब तक ठीक से नहीं जानता होगा, मगर आप लोग अब तक मेरे बारे में काफ़ी बुरी और थोड़ी अच्छी चीज़ें जान चुके हैं। साहबजादे, खड़ूस, बदतमीज, बेहुदा लड़का और न जाने क्या क्या नाम नहीं दिए गए हैं मेरे, मगर असल में मेरा नाम रोहन है। और मैं जानती हूँ इस अमृता को, खुद को बड़ी अच्छी दिखा रही होगी आप सबके सामने, और हमारी इज्जत का चूरन बना रखी है। वैसे मुझे पता है आप लोग जताते नहीं हो, लेकिन इश्क तो आप लोग हमसे भी बेहिसाब करते होंगे, सही ना? और जनाब बताएं, ये ना जताने वाली इश्क सच्ची हो सकती है, पर यकीन कीजिएगा ये जहर से भी कई ज्यादा कड़वी होती है। और इसी कड़वी जहर के प्याले की घूंट मुझे पीनी पड़ी थी उस सोमवार, जब गर्मी की छुट्टियों के पहले वो हमारा आखिरी दिन था स्कूल में। उस दिन मैं अपनी भावनाओं पे कुंडी लगाए बैठा था कि कब अमृता आके पहले हमसे बात करेगी, और शायद वो भी इसी उम्मीद में कायम थी कि पहले मैं अपनी नमी आंखों से अपना तकलीफ व्यक्त करूंगा। और इसी तरह बड़े ही रोने रुलाने टाइप से गुजरा था वो दिन। उसके बाद ना उतनी ज़्यादा बात हुई थी हमारी फ़ोन पे, ना ही हमने उसके बाद कभी चैटिंग की थी। कभी कभार बस वो मैथ्स ट्यूशन के बाद सारे दोस्तों के नज़रों से बचकर एक मुस्कान ही था जो जाहिर कर पाते थे हम दोनों। और आज आसपास एक हफ्ते गुजरने के बाद जब मैं मार्केट में अपने दोस्तों के साथ समोसे का स्वाद उठा रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद मैं नहीं किया था। इतवार की उस शाम में चटनी लगाए समोसे की एक बाइट लिया ही था कि रास्ते की उस तरफ एक साइकिल पे जाती लड़की को देख मेरी नज़र थम गया। नहीं, आप मुझे वैसे नज़रों से ना देखें, क्योंकि असल में वो लड़की अमृता ही थी। मगर इतवार की शाम, और वो भी साइकिल लिए अकेली, मैंने कभी देखा नहीं था उसे। और जब मैं इस सोच से बाहर आया तो वो मेरे नज़रों से काफ़ी दूर निकल गई थी। मैं उसी वक्त मन बना लिया था कि उसके पास जाके मैं थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों के बीच से जाने के लिए मुझे वो सही वजह कुछ मिल नहीं रहा था। मगर फिर भी मैं अपनी बाकी समोसे को टेबल पर रख साइकिल लिए निकल पड़ा। मेरे दोस्त मुझे पीछे से बुला तो रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, शायद लोग इश्क में अंधे हो जाते हैं, और शायद मैं उस वक्त बहरा हो गया था, या फिर जो समझे आप। मैं बड़ी ही तेजी से साइकिल की पेडल को घुमाए उसके जाने की राह पे जा पहुंचा तो देखा कि वो अब भी मुझसे काफ़ी दूर चली गई थी। समोसे की दुकान की वो छांव से निकले अब हाईवे पे साइकिल चलाते वक्त मेरी पसीना साफ साफ गर्मी की प्रकोप को दर्शा रहे थे, और मैं एक हाथ में साइकिल की हैंडल को पकड़े और दूसरी हाथ से अपने माथे से वो पसीना पोंछे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए मैं सोचा भी था कि जोर से उसका नाम पुकार लूं, लेकिन भारी मार्केट में मेरा एक लड़की के नाम चिल्लाना मुझे सही नहीं लगा, और इसीलिए मैं जोर जोर से घंटी बजाए भी था। मगर कार, बस और बाइक्स की वो लाजवाब आवाज़ों के सामने मेरी साइकिल की घंटी की आवाज़ थोड़ी धुंधला गई। और जोर जोर से पेडल घुमाए जब मैं और थोड़ा आगे जाके देखा तो अमृता एक घनी पेड़ के छांव तलिए अपनी लेडीबर्ड साइकिल को पार्क किए एक दुकान के अंदर घुस गई थी। मुझे अब थोड़ी राहत आया, और मैं कुछ सेकंड और पेडल को घुमाने के बाद ठीक उसी पेड़ के नीचे साइकिल पार्क कर दिया।
और साइकिल को बिना लॉक किए दौड़ता हुआ मैं उसी दुकान के अंदर घुस ही रहा था कि मुझे ठीक उसके एंट्रेंस के सामने ब्रेक लगाना पड़ा। जब मैं वो इश्क के अंधे के किरदार से बाहर आकर अपनी खुली आंखों से देखा तो वो दुकान के सामने कुछ लिखा था, और जो लिखा था उसे देखकर मुझे ब्रेक लगाना ही पड़ा। तो दुकान के सामने लिखा था, सावरिया ब्यूटी पार्लर एंड ओनली लेडीज आर अलाउड। और यकीन कीजिए, मुझे उस वक्त मेरा लड़की ना होने की बड़ी दुख हुआ था। एक पल के लिए मैं डोर नॉब को एक बार पकड़ा भी था खोलने के लिए, लेकिन जनाब हिम्मत जुटा नहीं पाया। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वही रोहन है ना जिसकी बात अमृता पिछले कई दिनों से कह रही थी, बड़ी ही निडर, खड़ूस और खुले मिजाज का लड़का। हाँ जनाब, मैं वही निडर, खड़ूस और खुले मिजाज वाला लड़का रोहन हूँ। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि ओनली लेडीज आर अलाउड लिखी गई लेडीज ब्यूटी पार्लर के दरवाजे को खोल सिर्फ लड़कियों की वो जन समंदर में कूद जाऊंगा। ऐसा कैसे? और वैसे भी मुझे वो एक लड़की अमृता से बात करने में इतनी तकलीफ होती है, और अब न जाने 4, 6, 8 या फिर कितने होंगे इस दरवाजे के पीछे। मैं क्यों जाऊं? इन सारी ख्यालों को असलियत में ना बदलते हुए मैं अपनी साइकिल पे बैठ उसके इंतज़ार करता रहा। उस घनी पेड़ के छांव के साथ अभी थोड़ी थोड़ी वो हल्की हवा भी बहनी शुरू हो गई थी। अब आसमान की तरफ देखा तो वो अप्रैल की बारिश अब अपने आगमन की तैयारी कर रहा था। और आसपास आधा घंटा मेरा इंतज़ार करने के बाद मेरी आंखों को वो चेहरा नसीब हुआ जिसकी इंतज़ार मैं कब से कर रहा था। लहराती जुल्फों को अपनी कानों के पीछे सरकाए, उसकी वो ठंडी और सहमी हुई आंखों को नीचे झुकाए वो अपनी साइकिल की तरफ आ रही थी। और मुझे वो देख वो चौंक गई। वो नीचे झुकी आंखें इस बार थोड़ी बड़ी हो गई, मगर फिर वो चुपचाप अपनी साइकिल घुमाई और चलने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसे चुपचाप मुझे कुछ ना बतियाते हुए ऐसे कैसे चलती। मगर कुछ देर आगे चलने के बाद उसकी जाने की वजह मुझे पता चला। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था उसके साइकिल के पास ठीक उस रास्ते के बाएं तरफ खड़े थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर अपनी अर्धांगिनी के साथ। और अगर वो हमें देख लेते तो हे भगवान, न जाने क्या हो जाता। और ये सब एहसास होने के बाद मेरे मन में अमृता के लिए इज्जत और बढ़ गया। अब वो सीधी अपनी राह में साइकिल चलाए अपनी घर की ओर चल रही थी और मैं उसकी पीछा करते हुए। शायद पहली बार जिंदगी में मैं इतने धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। उसके पीछे पीछे चलते वक्त हम उस सारे ऐतिहासिक स्थान को पार कर चुके थे जो हमारे इश्क की खामोश गवाह बने थे। वो हमारी पहली मुलाकात वाली मॉल हो, या फिर वो बुढ़े चाचा की टूटी फूटी साइकिल रिपेयरिंग दुकान, या फिर वो दर्जी की दुकान की पास वाली नुक्कड़ जहाँ पर हमें तोतला सेठ बनना पड़ा था। वो सारी जगहों में भरे थे खूबसूरत किस्से और कभी ना खत्म होने वाली यादें। और इतने में मैं उस कॉलोनी के अंदर घुस चुका था जिस कॉलोनी में अमृता की घर थी। वैसे तो मुझे पहले उसकी घर की राह पता नहीं था, लेकिन उसकी पीछा करते करते मैं अब उसके घर के सामने ही खड़ा था। वो कब से अपनी साइकिल को गेट के अंदर लिए घर के अंदर घुस चुकी थी और मैं अप्रैल की बारिश की वो हल्की बूंदों से भीग यादों से नाते जोड़ने में व्यस्त था। और इसी बीच अप्रैल की बारिश थोड़ी तेज होने लग गया और मैं अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगाए पास के एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। अब थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगने लगा था और मैं अपनी दोनों हाथों को मसल कर राहत पाने की कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त ऊपर से एक पेन मेरे पास आके गिरा। मैं ऊपर देखा तो अमृता एक अलग ड्रेस पहन के चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं धीरे से नीचे से उस पेन को उठाया तो उसके रिफिल के अंदर एक पर्ची घुसा हुआ था और मैं उस पर्ची को निकाला तो उसमें लिखा था, अगर किसी को बारिश में भीगने की चाह ना हो तो वो घर के अंदर आ सकता है। मैं उसे पढ़ थोड़ी मुस्कुरा दिया और ऊपर अमृता की तरफ देखा तो मुझे मुस्कुराता देख अमृता अंदर चली गई। मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए दबे पैरों के साथ उसके घर के अंदर घुसा तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पर्दे के पीछे अपनी आधी चेहरा दिखाए खड़ी थी।
मैं थोड़ा आगे कदम रखा तो वो धीरे से आगे आके बोली, यहाँ पर अपना बैग रख दो। और वो इतना कहकर अंदर चली गई और एक टॉवल लिए वापस आई और बोली, इससे अपना बाल पोंछ दो यार, वो ठंड लग जाएगी वरना। मैं चुपचाप टॉवल लिए अपने बालों को घिसने लगा और टॉवल को नीचे रख सोफे पे बैठ गया। अब तक मेरे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकला था और शायद मुझे पता ही नहीं था कि उस वक्त कहना क्या चाहिए। फिर भी अपनी सारी हिम्मत को झकझोर के समेटे हुए मैं बोला, और कैसी हो? तो वो बस थोड़ा मुस्कुराया और अपनी सिर हिला दी। मुझे नहीं पता था कि क्यों उस वक्त मेरे मुंह से कुछ अल्फाज बाहर नहीं निकल रहे थे। कितनी बातें, कितनी नाराज़गी, कितनी हंसी, न जाने क्या क्या हमने बातें किए थे उस फ़ोन में, मगर अब न जाने क्यों साफ सन्नाटा भरा हुआ था उस घर में। मैं फिर से कुछ बोलने की कोशिश करते हुए पूछा उसे, वैसे अंकल आंटी नहीं है क्या घर में? तो उसने बताई, नहीं है, वो गुड्डन दी की शादी है तो वो गए हैं, रात को लौटेंगे। वैसे तुम चाय पीते हो? पापा कहते हैं कि हम काफ़ी अच्छे चाय बनाते हैं। वो इतना बोलकर हंस दी थोड़ी। मैं उससे हाँ बोलते हुए अपनी सिर हिला दिया और वो इतना सुनते ही किचन के अंदर घुस गई। सामने दीवार पे लटकी घड़ी के ऊपर मेरा नज़र गया तो देखा कि टाइम 6:30 बजे थे और चारों ओर नज़र घुमाते घुमाते मेरी नज़र अमृता की डायरी पे पड़ गया। हाथ तो मेरे बड़े खुजल रहे थे उसे उठाने के लिए, लेकिन अंदर से एक आवाज़ भी बोल रहा था उसे हाथ न लगाने को। मगर मैं इन कसमकसों से बाहर आके डायरी को हाथ में लिए पहला पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था, जन्नत इश्क की एक अलग ही दुनिया है सजे धजे। मेरे हाथ पकड़े, क्या उस दुनिया को ले चलोगे तुम मुझे? और मैं इस नज़्म को थोड़ी बड़ी आवाज़ में पढ़ने लगा तो किचन की दुनिया से दौड़ती हुई मेरी तरफ आए अमृता और मुझसे डायरी खींचने लगी। रोहन प्लीज़ लीव इट यार, प्लीज़ छोड़ दो इसे यार, प्लीज़, वो मेरी पर्सनल डायरी है यार, समझा करो यार, रोहन प्लीज़ लीव इट। और मैं उस डायरी को अपनी गिरफ्त में बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा था। ना अमृता जी, कोई बताए नहीं आप कि आप भी बड़ी अदमो शर्म से नज़में लिखती हैं, और वैसे भी ये किसके लिए लिखते हैं? हाँ, हमें भी बताइए। और ये सुनते ही वो थोड़ी मुस्कुरा दी और पीछे हट गई। फिर वो बोलने लगी, तुम छोड़ोगे तब मैं बताऊंगी। मैं उससे ये सुनते ही पूछने लगा, सही में बताओगे? हाँ बताऊंगी, तुम पहले छोड़ो तो। सच्ची? मैं पूछा। मुच्ची। उसने इतना कहकर मेरे गिरफ्त से वो डायरी खींच लिया और चिल्लाकर दौड़ने लगी, अब नहीं बताऊंगी। और वो दौड़कर अपनी बेडरूम की ओर चली गई और बाहर आकर पूछी, चलो अब तुम मेरे साथ किचन में, यहाँ बैठे बड़े डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी बन रहे हो। और मैं अपनी बाल को जाके उसके पीछे पीछे चलने लगा और किचन में जाकर देखा तो वो पानी को प्याले में डाल के गैस स्टोव के ऊपर रख के चली गई थी। अब तक गैस जलाई नहीं थी, मगर अब मुझे कुछ अलग महसूस होने लग गया था। अब मेरे नाक उस गंध को अंदर खींच रहे थे जो खतरे की घंटी की वजह बनते थे। मैं थोड़ी असलियत में वापस आकर सामने देखा तो गैस स्टोव ऑन थी और सारी घर में ये गैस फैल गई थी। घर की सारी खिड़कियां बारिश के कारण बंद थे और अमृता वो गाना इतनी सी बात है हमें तुमसे प्यार है गाकर लाइटर को हाथ में लिए आगे बढ़ रही थी। मैं इस खतरे को समझ के अपनी चाय की प्याली को बनाने से बनती संकट को नजर में रखते हुए जब अमृता को रोकने जा रहा था कि उसने बड़े ही खुश मिजाज से अपनी चमकती आंखें और होठों पे एक सहमी हंसी सजाए उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से भरे घर में लाइटर को जला दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ए ऑडियो पॉडकास्ट वेयर यू कुड हैव इजीली स्विच टू ए वीडियो वन। You can also join us on Instagram, Facebook and Telegram with the name Fortnite Chronicles. Have a good day.